नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल से 2 दिन के मथुरा दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि कल शाम सीएम योगी स्टेट बीएन पोदार इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद करीब शाम 6 बजे वेटनरी कॉलेज स्थित गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे। दौरे के दौरान सीएम योगी तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करेंगे। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी पीएचसी वृंदावन में साधु संतों के साथ जलपान करेंगे, जिसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर से गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना होंगे। तो 2 दिन मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद का 3 मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुका है। लखनऊ के लोक भवन की तर्ज पर इसका निर्माण कार्य किया गया। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत स्टेट बीएन पोदार इंटर कॉलेज में सभा होगी। इसके बाद सिविल लाइन स्थित उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन का भी कार्यक्रम है। डैम्पियर नगर स्थित निर्माणाधीन मुक्ताकाशीय रंगमंच का जायजा भी ले सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑफिस तीसरी मंजिल पर बनाया गया है। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आएंगे, जहां वह अपनी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं ब्रज विकास तीर्थ परिषद द्वारा जो भवन तैयार किया गया है उसका भी लोकार्पण करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो भवन तैयार किया गया है, इसमें मुख्यमंत्री का भी ऑफिस यहाँ तैयार किया गया है, जहाँ वह ब्रज की जनता की समस्याओं को सुनेंगे व ब्रज विकास तीर्थ परिषद के द्वारा जो तीर्थों के लिए प्रस्तावित योजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आलीशान ऑफिस मुख्यमंत्री महोदय के लिए तैयार किया गया है, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं कहूंगा अपने साथी से जरा वह आपको दिखाएं। यहाँ अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। जिस प्रकार यहाँ तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, मुख्यमंत्री के इस ऑफिस को सजाया संवारा जा रहा है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मथुरा से आर्यन टीवी के लिए मैं विवेक चतुर्वेदी। वहीं हमीरपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शादी समारोह में शख्स ने हर्ष फायरिंग की है। दूसरे की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुरारा थाना क्षेत्र के जामर गांव का मामला। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला। दूसरे की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुरारा थाना क्षेत्र के जामर गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमीरपुर से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बताते। शादी समारोह में शख्स ने हर्ष फायरिंग की है। दूसरे की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हर्ष फायरिंग की गई और ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो हर्ष फायरिंग का ये पूरा मामला हमीरपुर में, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
बिहार के पटना में विपक्ष दलों की हो रही बैठक पर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरएन टीवी संवाददाता जूली सिंह से खास बातचीत में बताया कि उनकी पार्टी इस बैठक का स्वागत करती है, लेकिन इस बैठक में उत्तर प्रदेश से बसपा सुप्रीमो मायावती और उनकी पार्टी सुबह सपा को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। अकेले अकेले मिलने से अच्छा है कि सभी पार्टियां एक साथ बैठ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर यूपी में अखिलेश यादव बसपा, कांग्रेस, आरएलडी और सुबह सपा को लेकर साथ नहीं चलेंगे तो साफ जाहिर होगा कि सपा 80 सीटें खुद हार जाएगी। पटना में चल रही विपक्षी एकता की बैठक, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर जी। सर, पटना में जो बैठक चल रही है विपक्षी एकता की, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है इसका कितना असर पड़ने वाला है 24 के चुनाव में? देखिए, अच्छी पहल है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक निर्णय पर लोग पहुंचे, जो लोग भी वहां पहुंचे हैं सभी लोग ये तय करें, एक पॉलिसी अपना बनावे। जो लोग नहीं पहुंचे हैं उनको भी अपने साथ लाने का प्रयास करें। आपको इस बैठक का निमंत्रण मिला था? नहीं, हमको नहीं मिला। तो मिला होता तो हम पटना में होते। हम तो आज भी कह रहे हैं कि मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग जिस दिन एक मंच पे आ जाए हमको बता दें, 2 घंटा पहले हम वहां मिल जाए, हम मंच पे दिखें। अखिलेश यादव एक नारा दे रहे हैं इस समय, 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है इसका कितना असर पड़ने वाला है इस बार? उनका नारा सफल तभी होगा जब उस गठबंधन के लिए जो उनके दरवाजे पर, उनके कार्यालय के यहाँ बैनर लगा है, उस बैनर में मायावती जी की फोटो हो, सोनिया जी की फोटो हो। यूपी से दिल्ली का रास्ता होके जाता है। यूपी में तभी रोक पाओगे जब ये सब लोग इकट्ठा होंगे, और नहीं तो आप बीजेपी जिताओ, सपा हराओ का नारा दे रहे हो। अच्छा, एक चीज और भी वो बोल रहे हैं, पीडीए वर्सेस एनडीए। पीडीए का जो ले करके वो आए हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, पीडीए वर्सेस एनडीए पे? देखिए, पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी कर चुकी है, और पीडीए की जो उनकी परिभाषा है उसमें 96% से ज्यादा जातियां उपेक्षित रह गई। जो चीजें मिलना चाहिए, नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुमार, बिंद, केवटमल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बैलिया, खंगार, जोड़ा, दुनिया, सारी सारी लड़की की। उस समय तो याद नहीं है जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रहती है। जब सत्ता से बाहर आती है तो पीडीए याद आता है। किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? कुछ किए हो तो बता दें। रिजर्वेशन में प्रमोशन समाजवादी पार्टी ने रोका। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आपने लागू नहीं की। अति पिछड़े जो उम्मीद लगाए थे कि 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को मिल रहा है उसमें हमारा हिस्सा बढ़ जाता तो हमको भी मिलता, आपने नहीं किया। तो आप किस मुंह से कह रहे हो? जितने भी पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम से जिले और बनाए गए थे, अस्पतालों के नाम बनाया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मायावती जी ने, आप आए तो सब बदल दिए। किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में? आप गए हो अकेले यूपी से पटना, यूपी जिताओगे? भरम में न रहेंगे। जब तक मायावती जी, सोनिया जी, जयंत जी, राजभर सहित सभी लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है यूपी में। 24 आते आते आप किसके साथ जाने वाले हैं, क्या रणनीति रहने वाली है, कुछ बताएंगे? अभी 23 है, अभी तो आप लोगों के साथ दिन नहीं बचे हुए हैं, तो आते रहिए। तो हो चुकी है 24 धैर्य रखिए, साहस रखिए थोड़ा। 24 आएगा तो बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ओपी राजभर जी, जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आरएन टीवी, लखनऊ। जालौन से इस वक्त की बड़ी जानकारी, दबंगों का कहर देखने को मिला है। मकान का निर्माण करा रहे दलित को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। उरई कोतवाली के पटेल नगर की घटना, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उरई कोतवाली के पटेल नगर की ये पूरी घटना, जालौन से दबंगों का कहर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जालौन से दबंगों का कहर दिखा और मकान का निर्माण करा रहे दलित को पीटा गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज किया गया।
उरई कोतवाली के पटेल नगर की ये पूरी घटना। तो दबंगों का कहर दिखा, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां दबंगों का कहर और वीडियो इसका जमकर वायरल हो रहा है, जहां मकान का निर्माण करा रहे दलितों को जमकर पीटा गया और ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई। जालौन का ये पूरा मामला। झांसी में रात के समय जब घर में लोग सो रहे थे तभी कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके 4 लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें मोहल्ले के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पुनावली कला के माजरा ढिमपुरा का ये पूरा मामला है, जिससे इनके घर में रखा गेहूं अनाज पानी में भी भीग गया था। अचानक से एकदम घर गए पर फिर भैया बाबू दब गए और बाल बच्चे ने खाता निकाल रहे थे, निकल आए और भैया दब गए थे, सोने कमर में कढ़ाई बड़े में हाथ मत वगैरह में चोट आ गई। अच्छा, नुकसान कैसा क्या कितने का हुआ? और नुकसान गेहूँ माटा सब राशन पानी रखो तो सब दब गए, तो फिर पानी जोर से गिर रहा तो वहाँ से निकालता नहीं बनो रहा, तो पानी गिरा, बहुत नुकसान होगा वहाँ। अच्छा, इलाज के लिए कहाँ ले गए थे आप? इलाज के लिए यहीं पे स्थानीय अस्पताल में ले गए थे, आगे से सही है, जो कुछ टूटो मूटो नहीं है। बाराबंकी जिले के मिशन सिलेक्शन कोचिंग संस्था में पढ़ रहे 2 छात्रों ने सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद संस्था ने आज इन दोनों कामयाब छात्रों को आवास विकास कॉलोनी में सम्मानित किया। बातचीत के दौरान संस्था के डायरेक्टर राजेश ने बताया कि उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्र विधिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए उनका हर संभव प्रयास है कि छात्रों को कामयाब बनाएं। वहीं इंटरनेट के दुरुपयोग और बेहतर शिक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद संस्था और अपने माता पिता को अपना आदर्श बताने वाले जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, शिक्षा पर पूर्ण विराम लगने के 10 साल बाद उनको ये कामयाबी मिली है। 37 साल के जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके माता पिता के ना होने के बाद उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी बीच उन्होंने अपने छोटे भाई को बढ़ाया। इस बीच उन्हें भी लगा कि उन्हें पढ़ना चाहिए था। कोटी कस्बा के रहने वाले जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी सफलता की कहानी बताते हुए कहा कि उनके पिता का देहांत तब हुआ था जब वे 17 साल के थे, जिसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। 12वीं की पढ़ाई के बाद 10 साल पढ़ाई बंद रही, उसके बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की थी। इंटरनेट देखिए बहुत उपयोगी यंत्र है, अगर उसका सकारात्मक उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह नुकसान भी करता है। अनावश्यक फेसबुक व्हाट्सएप पर जो लोग लगे रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं, फ़ोटो देखते रहते हैं, फ़ोटो शेयर करते रहते हैं, उससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर विद्यार्थी उससे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग उसमें बताए जाते हैं, स्पीकिंग बताई जाती है, अगर उसका सकारात्मक उपयोग करें तो उससे बहुत सारे लाभ होंगे। लेकिन अगर अनावश्यक चीज़ें उसमें देखेंगे, बहुत सारे अनावश्यक वीडियो उसमें पड़े रहते हैं, अगर उसको खाली देखेंगे, केवल फ्रेंडशिप करेंगे तो उससे नुकसान ही नुकसान है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि उसका उपयोग सकारात्मक करें। वह यंत्र है, जिसके हाथ में रहेगा उसको संचालित करने वाला जैसा संचालित करेगा, उससे उसका उस तरह का फ़ायदा उससे मिलेगा। आज सिलेक्शन हुआ, किसका श्रेय किसको आप देंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, उनकी प्रेरणा से मैं इस पद पर पहुंचा। इस संस्थान में राजेश सर हैं जिन्होंने मुझे लॉ पढ़ाया है, अतुल सर हैं जिन्होंने जो मुझे जीएस पढ़ाया है, हमारे मित्र जो भी यहाँ हैं उन लोगों ने मुझे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी, जिस कारण मैं ही इस पद पर पहुंचा है। कितना समय लगा आपको, कितनी चुनौती थी आपके सामने? चुनौती तो मैंने इसको माना ही नहीं कभी। मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे लॉ पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको कभी चुनौती के रूप में नहीं स्वीकार किया और मैंने अपना काम किया, प्रयास किया और ईश्वर परिश्रम सब काम आए। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे विधि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके करियर को हर संभव कीमत पे मेरा पर्पज उद्देश्य है कि उसको उज्जवल करूँ। इसी आवास विकास में आपने जी कमरे में कोचिंग खोल रखी है। जी जी, तमाम सारे
लोग आज की डेट में इसको बड़ा व्यवसाय बनाए हैं जी, और जी। हाईटेक, लेकिन इस परिस्थिति में क्या इसके पीछे की क्या? असल में मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बहुत मिडिल स्तर का है। मिडिल स्तर से भी लोग कह सकते हैं, और मैं बच्चों के संघर्ष को अच्छे से देखा हूँ कि किस तरह से वो जाके शहरों में जो है गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और किस तरह से उनका दुरुपयोग और शोषण किया जाता है। तो निर्भर इस बात पे नहीं है कि कोचिंग कितना हाईटेक है, निर्भर इस बात पे करता है सब कुछ कि पढ़ाया क्या जा रहा है और बच्चे क्या उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मिशन सिलेक्शन कोचिंग डालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से एक छोटे से शहर से शुरुआत करके मैं इस कोचिंग को बच्चों के सिलेक्शन के माध्यम से पूरे इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। लखनऊ से देखिए, अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर एक हत्या के मामले का खुलासा किया, जिसमें प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की हत्या उसी के दोस्त ने की थी। बताया जा रहा है कि 3 मार्च को बिसंडा थाना के पलहरी गांव के तालाब के किनारे के युवक का शव मिला था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। बता दें कि मृतक की पत्नी के अवैध संबंध मृतक के दोस्त के साथ थे, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। मृतक ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, पर उसकी पत्नी नहीं मानी, जिस पर पति पत्नी के बीच कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ये 3 मार्च की रात की घटना है। ग्राम पलहरी में देवेंद्र पटेल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सफल अनावरण थाना बिसंडा और क्षेत्राधिकारी बेंगलुरु की टीम ने किया है, जिसमें मृतक की पत्नी का गांव के ही रवि कुशवाहा से प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर के मृतक को आपत्ति थी, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में विवाद भी हुआ था और ये अभियुक्त रवि कुशवाहा और उसकी पत्नी ने मिल करके योजना बनाई थी। 3 तारीख की रात में इसको तालाब के किनारे ले गए, शराब पिलाया बेहोशी की हालत में। पटना में चले विपक्षी पार्टियों की बैठक समाप्त हो गई, जिसके बाद प्रदेश कार्यालय पर डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष की बैठक को असफल बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बैठक में खुर्दापाड़ निकली चुहिया विपक्षियों का एजेंडा सेट है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष की सरकार के माध्यम से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। इसका विरोध करने वाले विपक्षी दल पटना में एकत्र हुए थे। बताएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारा विपक्ष एक तरफ हो जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा गठबंधन है वहां अकेले भाजपा 300 से अधिक और गठबंधन के साथ हम 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। और इसका संदेश संकेत देश की जनता ने 543 लोकसभा सीटों पे जो हमारा महाजन संपर्क का अभियान चल रहा है, जो लोकसभा के अनुसार जनसभाओं का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारा कार्यकर्ता दिन रात जनता के बीच में बना हुआ है, जो पर्यटन करने के लिए मैं जैसे श्री अखिलेश यादव की क्या है यात्रा पटना, उनको यही नहीं पता होगा कि हम विपक्ष के गठबंधन के लिए गए हैं कि हम पर्यटन के लिए गए हैं। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो ऐसे घूमने के भाव से मैं अगर यूपी की दृष्टि से बताऊं तो अखिलेश यादव जी अकेले पड़ गए उत्तर प्रदेश में आज की इस समय। बाराबंकी के जिले में दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में विवेचना कर रहे दरोगा को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। बता दें कि बाराबंकी की हैदरगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में जा रही लिपापोती से परेशान होकर दुष्कर्म पीड़िता के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी दुष्कर्म पीड़िता और परिवार को काफी परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने विवेचना कर रहे दारोगा योगेंद्र प्रताप सिंह को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतका के आरोपी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। अब मामले में पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हैदरगढ़ की घटना में बेटा गांव की एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 17 जून को थाना हैदरगढ़ पे, जिसमें 376, 511, 506 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और जो मुलजिम है वो भी गांव का ही है, बगल का पड़ोस का रहने वाला है सोनू। इसके विवेचना क्रम में इनका मेडिकल कराया गया था पीड़िता का, और आज 164 का बयान भी दर्ज होना था मजिस्ट्रेट के सामने। इसी बीच में जो हमारी पीड़िता है, रात को उसने अपने ही घर में अपने दुपट्टे से हैंग करके सुसाइड कर ली। ये काफ़ी दुखद रहा। अब जब उसकी जानकारी की गई है तो विवेचक ने जो कुछ कार्रवाइयाँ भी किया या जो एफर्ट भी कर रहे थे वो प्रॉपरली जा कर के, ऐसा पीड़ित परिवार को लग नहीं रहा था कि वो हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं।
और बातचीत के क्रम में भी कुछ ऐसा रहा कि उनको लगा कि यह सहयोग कर रहा है ये, और क्योंकि पीड़िता बिल्कुल बगल में था, पड़ोस में ही रहने वाला था, मुलजिम भी, ऐसा कुछ लग रहा है कि उसके एक्टिविटीज़ से, उसके परिवार की एक्टिविटीज से क्षुब्ध हुई होगी, तभी ये कदम उठाया होगा। अभी हमने डेड बॉडी को पंचायत नामा भर के पीएम के लिए भेजा है, इनके फादर आ रहे हैं, तब तक लोगों ने कहा है कि रुकिए, वो आने पर ही कार्रवाई होगी। तो डेड बॉडी हमारी मोर्चरी में है और लगातार वो संपर्क में है। जो तहरीर प्राप्त हुई है दोबारा भी, इसका भी अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। जो आरंभिक विवेचना में कर रहा था विवेचक जोगेंद्र प्रताप सिंह, उसको मैंने निलंबित कर दिया है और पूरे प्रकरण की हम जांच भी दे रहे हैं एडिशनल एसपी साहब को, और जो भी इसमें लापरवाही में आएगा बिल्कुल उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती जिले में बिजली विभाग के अफसरों का ऐसा कारनामा आया है जिसे जो भी सुन रहा है वो चौंक जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बिजली विभाग के एसडीओ और बीजेपी के मंडल महामंत्री का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता एसडीओ साहब से बिजली देने की अपील कर रहे हैं, तो एसडीओ मजाकिया मूड में आ गए और बीजेपी नेता की जमकर चुटकी ली। हमको यही कहना है कि जो चीजें प्रैक्टिकली हो रही हैं फील्ड में, वो कह रहा है, वो विधायक सांसद के बारे में कहा है कि वो लोग सिफारिश करते हैं, यही कहा है ना जी। तो सिफारिश तो करते हैं लोग, कुछ चीजों में करते भी हैं। किस लिए सर सिफारिश आती है? मान लिया कोई जनप्रतिनिधि है और उनके पास हर व्यक्ति जाता है, उनके गांव का है या क्षेत्र का है, तो जाएगा तो वो कहेगा कि साहब हमारी ये समस्या, अपनी समस्या के लिए हो जाते हैं, तो कहते हैं तो एसडीओ साहब के पास भी सिफारिश जा सकती है, हमारे पास भी सिफारिश है, लेकिन हम लोगों को यही चाहिए। इसमें ये है कि हम अपने क्षेत्र में सुनहा के लिए, बिजली के लिए उनसे वार्तालाप किए कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या रहती है, हर 2 मिनट आती है, 5 मिनट नहीं रहती है। उसी को लेके उनसे बात किया गया। उसके बाद वो जवाब वही उल्टा सीधा दिए। उनको पहले मैं अपना परिचय ही भरा कि उनसे पहले उनका परिचय पूछा कि आप एसडीओ साहब बोल रहे हैं, तो बोले जी हाँ बोल रहे हैं। तो मैं अपना परिचय बताया कि मैं आनंद शुक्ला मंडल महामंत्री सोना बोल रहा हूँ। उसके बाद व्यंग्यात्मक तरीके से वाह वाह करके, बाकी ऑडियो में आप सुन ही रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बात किया। फिर उनसे अपनी समस्या बताया। उसके बाद उसके समाधान के लिए इधर उधर सांसद विधायक का आरोप लगाने लगे। आरोप यही लगाए कि बिजली चोरी हो रही है, इसके जिम्मेदार सांसद विधायक जी हैं। कैसे कि मान लीजिए हम लोग बोले कि हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद पैरवी आ जाता है कि छोड़ दीजिए हमारा आदमी है। ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बिजली विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा कि बिजली क्यों नहीं मिल रही है, और विभाग कर्मचारी कह रहा है कि बिजली हम नहीं दे सकते, कि चोरी हो रही, कि चोरी खाली बचाने का काम नेता लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में उसे कितना कहना है कि वर्तमान दौर में वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और इसमें कर्मचारी और सत्तारूढ़ दल के नेता दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि आज के दौर में विपक्ष की सुनवाई कहीं है नहीं। तो अगर दबाव पड़ रहा बिजली विभाग की चोरी रोकने के लिए, तो सीधा आरोप उस कर्मचारी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे है कि वही सत्ता में वही सब कुछ कर सकते, रोक सकते हैं। गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के तारामंडल में बीते 25 मई को डॉक्टर की मां के साथ मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी। इसी बीच एक और दूसरी चेन स्नैचिंग की घटना हुई। इन दोनों घटनाओं में खुलासों के लिए रामगढ़ताल पुलिस सीसीटीवी की मदद से रही। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के लिए जिस मोटरसाइकिल का लोग इस्तेमाल करते थे, उसका नंबर प्लेट ऐप लगाकर ढक लेते थे। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि बदमाश एक रजाई गद्दे की दुकान चलाता है और दूसरा आरोपी भी उसी दुकान पर काम करता है। पुलिस ने चोरों के पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ द्वारा एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक चेन स्नैचर्स की गैंग को पकड़ा है, जिन्होंने 25/5/2023 और 17/6/2023 को 2 सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे महिलाओं के गले की चैन छीनी थी। पहली घटना के बाद में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी बाइक वगैरह को ट्रेस किया था, लेकिन बाइक पर ये लोग पट्टी लगा के चलते थे और सुबह के समय में, ताकि पता ना चल सके, हेलमेट पहनकर और मास्क पहनकर ये घटना कारित करते थे। दूसरी घटना के बाद पहली घटना में पहुंच पाते तब तक उन्होंने दूसरी घटना कारित की।
इसमें सीसीटीवी पूरे शहर के खंगाले गए और एंड में ये जहाँ के रहने वाले हैं उस क्षेत्र में जाके सीसीटीवी बंद हुए तो पता चला और हुलिया दिखाने पर मास्क के आधार पर लोगों ने आइडेंटिफाई। नगर निगम सदन की पहली बैठक महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता और एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और रमा निरंजन के विशेष अतिथियों में हुई, जिसमें मुख्य प्रस्तावों से पहले कई क्षेत्रों के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हुए शोर शराबा किया। अतिक्रमण, सफाई, विद्युत, जलभराव और निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठी। महापौर ने सभी को आश्वस्त किया और जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम लोग महापौर जी हैं, इन्होंने चुनाव की सभाओं में घोषणा की थी कि जो गुमनावाड़ा क्षेत्र के मकान हैं शिवाजी नगर के, जो एनजीटी और जीडीए द्वारा, एनजीटी के आदेश पर जीडीए द्वारा तोड़े जाने हैं, इन्होंने ये कहा था कि ये महापौर बन जाएंगे बिहारी लाल जी तो एक भी मकान नहीं टूटेगा। अगर कोई बुलडोजर मकान तोड़ने आएगा तो पहले उनके ऊपर से गुजरेगा। अभी पिछले सोमवार को 6 मकान जीडीए द्वारा तोड़े गए हैं, बुलडोजर भी था, मकान भी टूटे, लेकिन हमारे महापौर साहब वहाँ नहीं थे। दूसरा कि इन्होंने ये कहा था कि गृह कर माफ होगा, आधा किया जाएगा। अब इनके बस का तो है नहीं है गृह कर, क्योंकि जहाँ जो सदन है इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये तीसरा ये मुद्दा था कि चालान माफ किए जाएंगे जो गाड़ियों का बेहतर से चालान हुए वो। चौथा ये था कि पानी की व्यवस्था झांसी में सुदृढ़ की जाएगी, लेकिन जब से ये बने हैं तब से उन क्षेत्रों में भी पानी आना बंद हो गया है जहाँ 24 घंटे पानी आता था। तो ये आज जो मकान तोड़े गए हैं हम लोगों ने। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।